नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सी टेट की श्रृंखला इस समय चल रही है। इसके पहले मैं 2 पार्ट दे चुका हूं, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक जो है व्यवस्थित तरीके से पढ़िए। उसी क्रम में यह तीसरा पार्ट है और इसमें जो है सी टेट के सिलेबस को कवर करने का काफ़ी प्रयास किया गया है। कई टॉपिक कवर हो जाएंगे, जहां से आपको एक एक नंबर के प्रश्न बड़े आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, सी टेट बहुत ही आसान है और बस समझ लीजिए। 4 पेज का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, बस 4 पेज ही पढ़ लीजिए और इसको जितना भी वीडियो में बना रहा हूँ उसको क्रमबद्ध रूप से देख लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप लोग यहाँ से आप लोग अच्छे से करेंगे तो 30 में 30 यहीं से पा जाएंगे आप लोग। ठीक है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, नहीं तो पूरा यहीं से मिल जाएगा। तो इसमें आज हम लोग जो है 3-4 टॉपिक है, जो है छोटा छोटा ही है, उसको हम कवर करेंगे। हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि निरंतर मैं इस चैनल के माध्यम से टेट, सी टेट, बाल मनोविज्ञान पूरा, साथ ही सुपर टेट का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी प्लस सुपर टेट का जो भी सिलेबस है सब व्यवस्थित तरीके से कराऊंगा। साथ ही उससे संबंधित जितने भी प्रश्न है बना के आप लोगों के सामने जो है पूरी तैयारी करा दूंगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। देखिए, मेरा उद्देश्य एक ही है कि अधिक से अधिक लोगों को जो है लाभ पहुंचाया जा सके। ठीक, तो इसीलिए मैं जो है यह प्रयास कर रहा हूँ, एक छोटा सा प्रयास है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 4-5 टॉपिक हम कवर करेंगे। पहला है, देखिए सबसे एक एक नंबर मिल जाएंगे आपको। बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा और सामाजिकरण शिक्षा का प्रकार, ये सब ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ से एक एक नंबर मिलेंगे आप लोगों को। तो पहले हम देखते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होते हैं? तो पोर्टफोलियो जो है एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चों की समस्त गतिविधियों का रिपोर्ट रखा जाता है। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है? बच्चों की समस्त गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक, जब से जो है पढ़ाई शुरू करते हैं, या मान लीजिए जन्म से लेकर जब तक उनकी पढ़ाई चलती है स्कूल या कॉलेज में, तो उसमें जो भी उनकी गतिविधियां होती हैं समस्त गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसी को हम क्या करते हैं? इसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। यह एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चों की समस्त गतिविधियों का रिपोर्ट रखा जाता है। अब देखिए, 2 प्रकार का होता है ये फाइल जो है पोर्टफोलियो। 2 प्रकार की होती है, 2 रिपोर्ट होती है। एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड या वास्तविक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड अर्थात वास्तविक रिकॉर्ड, इसमें समस्त गतिविधियां होती हैं। ठीक है, जन्म से लेकर जितनी कक्षा तक पढ़ते हैं, उनके माता पिता के साथ उनका कैसा व्यवहार है, ठीक है, स्कूल में कैसा व्यवहार है, उनका पुराना रिकॉर्ड कैसा है, ठीक है, पिछली कक्षा में क्या उनका रिकॉर्ड है, तथा उनके शिक्षक के उनके प्रति क्या ओपिनियन है। ठीक है, शिक्षक उनके क्या सोचते हैं, और माता पिता बचपन से जो उनको पाल पोस रहे हैं उनके बारे में उनकी क्या थिंकिंग है। तो समस्त गतिविधियों का, पढ़ाई से लेकर जो समस्त गतिविधियों का पूरा रिकॉर्ड होता है, तो उसी को हम कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसे वास्तविक रिकॉर्ड करते हैं, इसमें सभी गतिविधियां होती हैं। दूसरा है क्या है? ठीक है, सभी प्रकार के रिकॉर्ड बच्चों संबंधित होते हैं। दूसरा क्या होता है? कम्युलेटिव, अर्थात इसको कहते हैं संचय। ठीक है, रिकॉर्ड होता है, ठीक, रिपोर्ट होता है, इसमें बच्चों सिर्फ कक्षा से संबंधित रिकॉर्ड होता है।
कि कक्षा में जो है क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या उन्नति हुई, ठीक है, उसकी गतिविधियां सही चल रही कि नहीं, ठीक, टेस्ट में कितना नंबर पा रहा है। तो ये सब सिर्फ कक्षा से संबंधित रिकॉर्ड होते हैं। बस दो ही चीज़ याद रखिए, एक क्या होता है एनेक्डोटल रिपोर्ट, ठीक है, रिकॉर्ड वास्तविक होता है, सभी प्रकार के रिकॉर्ड बच्चों संबंधित होते हैं, और इसमें सिर्फ कक्षा संबंधित, उसकी कक्षा में क्या गतिविधियां हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है, ठीक है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, जो है मूल्यांकन किया जाता है तो उसका स्तर क्या है, इसमें कक्षा संबंधित गतिविधियां होती है, इसको कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड या संचय रिकॉर्ड। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी एक नंबर आपका सीधे सीधे मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या देखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो ये समस्त चीजें हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को एक एक नंबर मिलेगा। तो बाल केंद्रीय शिक्षा, वर्तमान में शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है, बाल केंद्रीय शिक्षा है, ठीक, किसका महत्व है, शिक्षक का कि बालक का। तो बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का गौण स्थान है, ठीक है, शिक्षक का कौन सा स्थान है, गौण स्थान है, और प्रमुख स्थान जो है केंद्र बिंदु में कौन है, प्रमुख स्थान किसका है, तो प्रमुख स्थान जो है बालक का होता है, ठीक है, बालक का हो गया है। अगर बालक नहीं पढ़ता है, ठीक, तो दोषी कौन है, ठीक है, बालक का कोई दोष नहीं है, दोषी जो है शिक्षक है। शिक्षक ध्यान से पढ़ाते नहीं, शिक्षक में ही कमी है, ठीक। तो पूरी व्यवस्था किस पे केंद्रित है, पूरी व्यवस्था जो है बालक पर केंद्रित है, अर्थात शिक्षा का मुख्य बिंदु बालक होता है और समस्त व्यवस्था बच्चों के अनुरूप होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, शिक्षा का केंद्र बिंदु, ध्यान से समझ लीजिए भाई, केंद्र बिंदु कौन होता है, केंद्र बिंदु बालक होता है, और समस्त व्यवस्था ठीक इसके अनुरूप होती है, बच्चों के अनुरूप होती है, ठीक है, किसके अनुरूप होती है, बच्चों के अनुरूप होती है, ठीक। व्यवस्था जो बनाई जाती है वह किसके अनुसार होगी, बच्चों के अनुसार होगी, न कि बच्चे व्यवस्था के अनुरूप चलेंगे, ठीक है, व्यवस्था किसके अनुरूप होगी, बच्चों के अनुरूप होगी। अगर जो है ठीक बच्चे फेल होते हैं तो कौन क्या फेल हो जाएगा, व्यवस्था फेल हो जाएगी। तो जो भी व्यवस्था, जो भी गतिविधियां बनाई जाएगी सरकार के द्वारा समय समय पर, एनसीईआरटी के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं वह बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, ठीक है। अर्थात जो भी व्यवस्था चल रही, स्कूल की व्यवस्था, ठीक है, या शिक्षा की व्यवस्था, वह बालक पर आधारित होती है, बालक के सर्वांगीण विकास पर आधारित होती है, ठीक है, उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो अगर बाल केंद्रित शिक्षा है, यहाँ से पूछता है, तो उसका मुख्य बिंदु कौन होता है, बालक होता है, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा। देखिए यहाँ से एक एक नंबर मिलेगा, प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा की शुरुआत, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, तो प्रगतिशील शिक्षा किसने दिया था, तो प्रगतिशील शिक्षा दिया था जो है जॉन डी महोदय ने। जॉन डी महोदय का नाम आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और जॉन डी महोदय ने शिक्षा को कौन सी प्रक्रिया माना है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया माना है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है, ठीक। अब देखिए दुनिया में पहले कौन सी शिक्षा थी, परंपरागत शिक्षा, ठीक है। परंपरागत शिक्षा में क्या था, बस जो है लकीर के फकीर थे लोग, ठीक। लेकिन जब से प्रगतिशील शिक्षा का विकास हुआ है, तो प्रगतिशील शिक्षा कैसी है, प्रगतिशील शिक्षा कैसी है, यह क्रिया पर आधारित है, ठीक है। यह किस पे आधारित है, प्रगतिशील शिक्षा क्रिया पर आधारित है,
क्रिया पर आधारित है, ठीक है, करके सीखने पर बल देती है। दूसरा क्या है, ठीक है, क्रिया पर आधारित है। दूसरा क्या है, यह लोकतांत्रिक एवं लचीली है। लोकतांत्रिक एवं क्या है, ठीक है, लोकतांत्रिक एवं लचीली है, ठीक है, लचीली एवं परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह शिक्षा किस पे आधारित है, क्रिया पर आधारित है, करके सीखने पर बल देती है। और यह लोकतांत्रिक है, इसमें यह नहीं है कि जो है समय के साथ परिवर्तन संभावित नहीं है, समय के साथ नई तकनीकों का समावेश हो सकता है, ठीक है, समय के साथ विचारों में परिवर्तन आ सकता है। अगर लगेगा कि नहीं बच्चों का विकास इसी तरह होना है, ठीक है, तो उसमें संभावित होता है कि परिवर्तन कर लिया जाए। और लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल देती है, ठीक है, दया, प्रेम, परोपकार, ठीक है, सहानुभूति, ये नहीं कि मारपीट पे विश्वास करती है। इसीलिए आजकल क्या है, मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है, ठीक। तो यह लोकतांत्रिक और लचीली है, परिवर्तनशील होती है, इसको याद रखिएगा। प्रगतिशील शिक्षा, जिसमें आधुनिकता का समावेश होता है और नई तकनीकी का समावेश संभावित होता है, ठीक, जिससे बालक का अधिक से अधिक विकास हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। अब जो है देखिए, शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा था, तो जॉन ड्यूई ने क्या माना है, शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना, इसको भी याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आपका बन जाएगा। त्रिध्रुवी में कौन कौन होते हैं, शिक्षक, पहला हो गया शिक्षक, दूसरा क्या हो गया, शिक्षार्थी, ठीक है, स्टूडेंट, टीचर, स्टूडेंट, और तीसरा क्या हो गया भाई, पाठ्यक्रम। तीसरा क्या हो गया, पाठ्यक्रम। शिक्षक को आप जानते हैं, जो सिखाता है, ठीक, तो यह हो गया स्वतंत्र चर। कौन सा चर हो गया, स्वतंत्र चर, इसको याद रखिएगा। देखिए सीटेट में यहां से प्रश्न बनेगा, ठीक है, स्वतंत्र चर। और शिक्षार्थी कौन है, आश्रित चर, ठीक है। अब भाई जो है आश्रित है ना किसी पर, सिखाने वालों पर क्या है, आश्रित चर है, ठीक। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, और पाठ्यक्रम क्या है, मध्यस्थ चर, ठीक है, मध्यस्थ चर। एक तीन चीज याद रखिएगा। शिक्षक क्या है, जानते हैं आप, सिखाता है। शिक्षार्थी कौन है, सीखता है, ठीक है। पाठ्यक्रम क्या है, ठीक, पाठ्यक्रम ऐसा एक मध्यस्थ है जिसके द्वारा जो है बच्चों में और शिक्षक के बीच क्या होती है, अंतःक्रिया, ठीक है, इंटरेक्शन होता रहता है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, सीटेट में देखिए सीधे सीधे प्रश्न पूछता है, स्वतंत्र चर कौन है, शिक्षक, आश्रित चर कौन है, शिक्षार्थी, ठीक है, और मध्यस्थ चर कौन है, पाठ्यक्रम। तो यहाँ से जो है सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। तो ये हो गया जो है आपका बाल केंद्रीय शिक्षा, दूसरा हो गया प्रगतिशील शिक्षा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सब एक एक नंबर का बहुत आसान प्रश्न आता है, जो बस जो है हम आप पढ़ते नहीं इसलिए समझ में नहीं आता है। अब तीसरा है समावेशी शिक्षा। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समावेशी शिक्षा। वीडियो जो है छोटा मिल रहा है, लेकिन कई पार्ट में, मैं 10-12 पार्ट में समस्त जो है सीटेट का पाठ्यक्रम आप लोगों का कवर करा दूंगा। समावेशी शिक्षा क्या होता है, समावेशी शिक्षा, ठीक है, सभी को शिक्षा, किसकी बात करता है, सभी को शिक्षा, अर्थात सामान्य बालकों के साथ जब विशिष्ट बालकों को, सामान्य बालकों के साथ जब विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा क्या होता है, सामान्य बालकों के साथ सभी को शिक्षा, सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को एक साथ जब शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जब शिक्षा की
व्यवस्था की जाती है, व्यवस्था की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, अल्फाज से समझ लीजिए। सामान्य बालक कौन होते हैं? तो सामान्य बालक कौन होते हैं? जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है, उनको हम कहते हैं सामान्य बालक। और जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से नीचे होती है, ठीक, प्लस 110 के ऊपर होती है, 110 के ऊपर होती है, तो ये बालक कौन बालक होते हैं? विशिष्ट बालक। ठीक है, अपनी विशिष्ट योग्यताओं के कारण अपने मित्रों, दोस्तों, सहपाठियों या शिक्षक की नज़र में पहचाने जाते हैं। ठीक, तो ये जो है पिछड़े में आ जाएंगे, नीचे वाले किसमें आ जाएंगे? पिछड़े बालक में। और 110 के ऊपर जो है किसमें आ जाएंगे? तीव्र बालक। और 140 के ऊपर चले जाएंगे तो प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, वह सामान्य से क्या होते हैं? अलग होते हैं। इसके अलावा विशिष्ट में कौन आते हैं? विकलांग बालक आते हैं, ठीक है, मंदबुद्धि बालक आते हैं, अपवंचित बालक आते हैं। ठीक है, जितने भी जो है प्रतिभाशाली बालक आते हैं, ठीक 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 है, जो विशिष्ट योग्यता अपराधी बालक आते हैं, अधिगम निर्योग्य बालक आते हैं, ये सब कौन बालक आते हैं? विशिष्ट बालक आते हैं। जब विशिष्ट बालकों को किसके साथ शिक्षा दी जाती है? सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है, अर्थात कहा जाता है सभी को शिक्षा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। मत भूलिएगा, यहाँ से 1 नंबर आपको मिल सकता है। ठीक है, और समेकित शिक्षा एक ही और याद रखिएगा, समेकित शिक्षा एक होता है समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा क्या होता है भाई? इसमें सिर्फ विशिष्ट बालकों को, सिर्फ विशिष्ट बालकों को, अर्थात सिर्फ जो है विकलांग बालकों को, गूंगे हैं, बहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अर्थात जिनको दिव्यांग बालक कहा जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है। समेकित विद्यालय होते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है, उसको हम कहते हैं समेकित शिक्षा। और एक चीज और बता दूं आप लोगों को, देखिए विकलांग को वर्तमान में क्या कहा जाता है? विकलांग को वर्तमान में जो है विकलांग अधिकार, विकलांग या दिव्यांग अधिकार, दिव्यांग अधिकार अधिनियम, अधिनियम 2016 द्वारा जो है विकलांग को क्या कहा जाता है? विकलांग को दिव्यांग कहा जाने लगा है। और इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है की गई है। तो एक प्रश्न ये भी जो है 12 बार जो है सीटेट में भी पूछ लेता है, टेट में भी पूछ लेता है, सुपर टेट में भी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, विकलांग को दिव्यांग कहा जाता है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 द्वारा। तो समेकित शिक्षा किसके लिए होती है? तो यह विशिष्ट बालकों के लिए होती है, अर्थात जो है दिव्यांग बालकों के लिए होती है। लेकिन जब सामान्य और विशिष्ट को एक साथ पढ़ाया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। ये आपके टेट के सिलेबस में है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से 1-1 नंबर मिलेगा भाई, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से सीधे सीधे पढ़ लीजिएगा। और जो है संतोष सर साइकोलॉजी चैनल के लिंक पर जो है, ठीक है, ठीक, और टेलीग्राम चैनल पे ये 4 पेज का जो PDF पढ़ा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। 4 पेज का जो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, उसमें समस्त सिलेबस को कवर किया गया है, उसको पढ़ लीजिए। आसानी से आप जो है सीटेट की नैया जो है बाल मनोविज्ञान वाली पार लग जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। सामाजिकरण क्या होता है भाई? देखिए हम कहाँ रहते हैं? घर परिवार में रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से हम क्या, जब बच्चा जन्म लेता है तो परिवार में, घर में, ठीक है, अगल बगल के आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनसे हम अंतर क्रिया करते हैं और व्यवहार सीखता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिकरण। एक दूसरे से हम जो है संस्कार सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं, उठना बैठना सीखते हैं, बोलना चालना सीखते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिकरण। ठीक, अब इसमें जो है सामाजिकरण की 2 एजेंसी होती है। एक जो है प्राथमिक उपकरण होता है और दूसरा होता है द्वितीयक उपकरण। सामाजिकरण की जो है 2 एजेंसी होती है, प्राथमिक और द्वितीयक।
प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक में क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक, ठीक। प्राथमिक उपकरण, उपकरण या इसको कहेंगे एजेंसी, और द्वितीयक उपकरण इसको क्या कहेंगे, इसको भी कहेंगे एजेंसी, ठीक है। तो प्राथमिक उपकरण सामाजिकरण का क्या होता है, प्राथमिक साधन क्या होता है, घर परिवार, क्या होता है, याद रखिएगा, क्या होता है, परिवार, ठीक, घर परिवार, यह हो गया आपका प्राथमिक एजेंसी, ठीक है। यहीं से बालक का सामाजिकरण होता है, माता पिता दादा दादी समस्त लोगों के व्यवहार को देखता है, ठीक है। जैसा समाज होता है उसी तरह बालक का सामाजिकरण होता है। तो यहाँ से देखिए आपका सीधे सीधे प्रश्न मिल जाएगा, सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी क्या होती है, परिवार। द्वितीयक एजेंसी या द्वितीयक उपकरण क्या होता है, विद्यालय बाद में जाता है, ठीक है, विद्यालय कहाँ जाता है, बाद में जाता है। तो द्वितीयक एजेंसी कौन सी है, दूसरी एजेंसी कौन है, विद्यालय है, क्या है, विद्यालय, इसको याद रखिएगा। और विद्यालय भी लघु समाज है, ठीक है, विद्यालय को लघु समाज कहा है, किसने कहा है, ठीक है, जॉन डीवी ने। और विद्यालय में भी जाता है तो वहां भी कौन लोग रहते हैं, वहां समाज के ही प्रतिनिधि रहते हैं, बुद्धिजीवी रहते हैं, ठीक है, जो उसके समस्त व्यवहार को ठीक व्यवस्थित करके फिर कहाँ भेजते हैं, फिर समाज में भेज देते हैं। तो प्राथमिक एजेंसी कौन है, परिवार। द्वितीयक एजेंसी कौन है, विद्यालय। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका सामाजिकरण से मिल जाएगा, ठीक, मत बोलिएगा। प्राथमिक उपकरण परिवार, द्वितीयक क्या, विद्यालय। लघु समाज किसने कहा विद्यालय को, जॉन डीवी महोदय ने। आगे बढ़ देखते हैं शिक्षा का प्रकार। शिक्षा का प्रकार, ठीक है, शिक्षा का प्रकार, शिक्षा का प्रकार, ठीक। तो शिक्षा का प्रकार हम देखेंगे व्यवस्था के आधार पर। शिक्षा का प्रकार देखिए, शिक्षा के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन यह हम देखते हैं व्यवस्था के आधार पर। यहां से एक प्रश्न पूछता है, ठीक है, इस व्यवस्था के आधार पर, स्तर के आधार पर बहुत से प्रकार है, लेकिन व्यवस्था के आधार पर ही आपके सिलेबस में है। यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछता है, अगर टेट रहता तो बहुत से आधार है, शिक्षा स्तर के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे व्यवस्था के आधार पर। कितने होते हैं शिक्षा के प्रकार, तो औपचारिक शिक्षा, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, अनौपचारिक शिक्षा। दूसरा हो गया अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ध्यान से देख लीजिए भाई। और तीसरा हो गया आपका निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा। अब देखिए औपचारिक शिक्षा क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा क्या होता है, ठीक है, तो विद्यालय। औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है, विद्यालय में, ठीक है। अर्थात एक कैंपस के अंदर जब बालक को शिक्षा दी जाती है जिसका सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, समय निर्धारित, ठीक है, शिक्षक निर्धारित, प्रिंसिपल निर्धारित, परीक्षा निर्धारित, पाठ्यक्रम निर्धारित, समस्त गतिविधियां निर्धारित होती है। अर्थात औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं, जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। और अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, ठीक है, जिसमें विद्यालय का बंधन रहता है, ठीक है। घर अर्थात परिवार, घर परिवार में जो शिक्षा दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, घर परिवार समाज, ठीक है। घर, इसमें घर परिवार समाज द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अनौपचारिक माध्यम। इसमें कुछ चीजें जो है कोई चीज फिक्स नहीं होता है, ठीक, न जो है विद्यालय का बंधन होता है। तो घर परिवार समाज द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसको कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तीसरा हो गया निरौपचारिक शिक्षा,
ठीक है। सरकार को कभी कभी लगता है कि साक्षरता को बढ़ाने के लिए, ठीक, कभी कभी साक्षरता का स्तर गिर जाता है, तो साक्षरता का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं लॉन्च करती है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। इसके अंतर्गत आता है आपका दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा, या बहुत सी योजनाएं जैसे सरकार ने लॉन्च की है जो है, ठीक, जैसे मिड डे मील योजना, ठीक है, जैसे स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है, ठीक। ये सब क्या है, अर्थात जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, अर्थात जो है 15 से 35 वर्ष के वयस्कों के लिए जो प्रौढ़ शिक्षा। ये सब क्या है, ये सब साक्षरता बढ़ाने के लिए जो सरकार द्वारा अचानक लॉन्च की जाती है उसको हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। तो आज हम लोगों ने देखा पोर्टफोलियो, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, समाजीकरण और शिक्षा का प्रकार। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग, यहाँ से 4-5 नंबर सीधे सीधे मिलेगा जो, ठीक है। अब सीटेट के अगले पार्ट में जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक अभी बचे हुए हैं, मैं उसको जल्द से जल्द कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों की जो है सीटेट का एग्ज़ाम आप लोग का व्यवस्थित तरीके से हो जाए, आप लोग सफल हो जाएं। और संतोष सर साइकोलॉजिस्ट चैनल के टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे 4 पेज का PDF पड़ा है, उसको आप लोग जो प्रिंट आउट करा के जो है पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। बाकी मैं निरंतर वीडियो दे रहा हूँ। उसके बाद टेट लगा हुआ है, फिर उसके बाद सुपर टेट आएगा, व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध रूप से चीज़ें मिलती रहेंगी। हाँ, और लास्ट में कहना चाहूँगा कि जो है अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुँचे और अधिक से अधिक लोगों का जो है कल्याण हो सके, भला हो सके, अपने लक्ष्य तक पहुँच सके, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।